Hello and welcome everyone. Pawan Kuswa this side, back with another lesson, sentence making and translation. ये लेसन काफ़ी हेल्पफुल है स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ, ट्रांसलेशन एंड टॉपिक मेकिंग के लिए। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर फर्दर हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मूव अहेड। सेंटेंस मेकिंग, हम इसके बारे में हमारे प्रीवियस लेसन में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। तो सेंटेंस मेकिंग नथिंग इज़ न्यू इन दैट। सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे हम किसी एक सेंटेंस को बना पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब भी अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने दो बेसिस होते हैं। इसमें से फर्स्ट है हिंदी टू इंग्लिश और सेकंड है इंग्लिश टू हिंदी। ये हमारे पास में दो तरीके होते हैं किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के। बेसिकली अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, या तो हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे या फिर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश टू हिंदी। ये जो तरीका है ये इम्पॉर्टेंट है जब आपका बेसिक क्लियर है और आपकी ग्रामर पर कमांड है और आप इजीली इंग्लिश को समझ पाते हो, बोल पाते हो, लिख पाते हो। तो इंग्लिश टू हिंदी एक एडवांस तरीका है अपनी इंग्लिश, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, उसको इम्प्रूव करने का। यहाँ से आप नए वर्ड सीख सकते हो या फिर अपने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक एडवांस तरीका है। दिस इज़ अ सेकेंडरी स्टेप, राइट। जब आप ऑलरेडी जानते हो इंग्लिश के बारे में तो आप इसे इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके को अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन जब हम बात करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, अब ये तरीका बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं और बेबी स्टेप ले रहे हैं तो हमें ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएं। तो हिंदी टू इंग्लिश ये हमें आज करना है इस लेसन में, और वही आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश बिगनर्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सी, हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है और हम बाकी की सारी चीज़ें हिंदी में समझकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि हम जो कॉम्प्लेक्स हिंदी है, क्योंकि जो हिंदी हम सोचते हैं और जो भी हिंदी हम न्यूज़पेपर या फिर हमारी टेक्स्ट बुक या फिर अदर कहीं भी किसी जगह पर लिखी हुई देखते हैं, तो वो हिंदी एक्चुअली बहुत स्पेशल हिंदी होती है, स्पेशलाइज्ड हिंदी होती है और काफ़ी टफ भी होती है नेचर में। तो अगर हमें उस हिंदी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कई बार हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करना या फिर उनको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमें पहली चीज़ करनी है वो ये कि हम जो भी हिंदी है उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है अपनी लैंग्वेज में और फिर उसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो ये तरीका हमारे लिए सबसे सिंपल होगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई भी एक व्यक्ति है जो इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली बोल पा रहा है, तो वो सिंपल सोच रहा है और वो सिंपल ही कन्वर्ट करके अपनी स्पीच को डिलीवर कर पा रहा है। अगर वो डिफ़िकल्ट वर्ड सोचेगा तो उसके लिए भी हो सकता है कि चीज़ें मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पर हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश में अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो उसकी जो बनावट है या फिर हिंदी का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की बनावट क्या होती है और हम किस तरीके से सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, एज यू कैन सी हियर हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर हम सेंटेंस की बनावट की बात करें हिंदी में और सेंटेंस की बनावट इंग्लिश में, तो उसका तरीका क्या है एक्चुअल में। पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, राइट। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ें हैं, और वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो भी सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब ये दोनों चीज़ें हमारे पास में कॉमन हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही सिमिलर हैं दोनों जगह पर, हिंदी और इंग्लिश में। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चलिए इसके सेंटेंस को देखते हैं फिर समझते हैं। ऑल राइट, तो हमारा सेंटेंस है मैं जाता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है और उसके बाद में वर्ब है जाता हूँ, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई हुआ। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस आई गो में ट्रांसलेट हुआ, राइट। तो यहाँ अगर हम देखें सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। और वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी ये जो आई है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो गो है वो सेंटेंस की वर्ब है। तो ये है एक सिंपल सेंटेंस। तो ऐसे करके हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमारे सेंटेंस लेंथी हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस जो कि 2 या फिर 3 लाइन के भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर किस शब्द को हमें किस जगह प्लेस करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और वही हम देखने वाले हैं आगे चल के कि अगर एक छोटा सा सेंटेंस है जिसको हम इजीली ट्रांसलेट कर पा रहे हैं और अगर हमें उसी सेंटेंस को ज़्यादा बड़ा करते जाना है फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूले की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर हमारा केवल सब्जेक्ट और वर्ब था और इधर हमने उसको इजीली ट्रांसलेट किया। लेकिन अगर इसमें इसी सेंटेंस में जो कि मैं जाता हूँ, इसी सेंटेंस में अगर कुछ नए वर्ड जुड़ते जाएं तो हम उसे किस तरीके से इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो पहले इसको हम समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीज़ें अभी भी यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक ब्लैंक स्पॉट है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेसिकली ये हमें समझना है। तो कोई भी शब्द जो कि वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा जो नया जुड़ता है सेंटेंस में, वो हिंदी के सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जोड़ा जाएगा। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कोई भी तीसरा शब्द जुड़ता है, जो नया शब्द है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखा जाता है और जो वर्ब है वो शिफ्ट होती जाती है पीछे, राइट। वहीं अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में जो तरीका होगा कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब, ये हम देख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों अपनी जगह ही रहेंगे, लेकिन जो नया वर्ड ऐड होगा, जुड़ेगा, उसको हम सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में रखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 चीज़ें समझने के लिए हैं। जब हम हिंदी का कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक शब्द को, नए शब्द को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं उसमें, तो वो जो वर्ड है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जुड़ता है। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब अपनी जगह पर ही रहेंगे, ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। और जो नया वर्ड है जो कि हिंदी में सेंटेंस के बीच में जुड़ रहा है, वही वर्ड इंग्लिश में सेंटेंस के लास्ट में जोड़ा जाता है, राइट। तो जो जो शब्द सेंटेंस के बीच में हिंदी में जुड़ेंगे वही शब्द इंग्लिश के सेंटेंस में लास्ट में प्लेस किए जाते हैं, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फाइन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हिंदी का सेंटेंस, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं और जाता हूँ, ये जो वर्ब था, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर ही है क्योंकि इसको तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आना है। लेकिन जहाँ हम बात करेंगे वर्ब की, जाता हूँ, तो जाता हूँ शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक नया वर्ड स्कूल आया है, राइट। तो स्कूल इन दोनों के बीच में आया तो ये वर्ब शिफ्ट हो गई, तो पूरा सेंटेंस बना मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब यहाँ अगर हम बात करें आई गो, मैं जाता हूँ, तो अब ये स्कूल जो नया वर्ड आया है उसको जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो उसका प्लेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आई गो, सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों अपनी जगह पर ही हैं और यहाँ पर जो स्कूल एक वर्ड यूज़ हुआ था उसको हमने यहाँ पर वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में प्लेस किया है। अब बात आती है कि यहाँ पर तो जो वर्ड था वो केवल स्कूल था और यहाँ पर भी स्कूल है, लेकिन स्कूल के साथ में एक प्रपोजिशन टू का यूज़ हुआ है। ये प्रपोजिशन क्यों आया है तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब भी अगर हम किसी जगह पर जाने की बात करते हैं तो गो के बाद में उस जगह का नाम जब हम रखते हैं तो उसके साथ में हमें टू का यूज़ करना होता है। जैसे कि गो स्कूल नहीं होता, गो टू स्कूल हमें करना होता है। कॉलेज जाना, गो टू कॉलेज। टेंपल जाना, गो टू टेंपल। मार्केट जाना, गो टू मार्केट। तो जब हमारा प्लेस हमें पता है और हम गो वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें टू जोड़कर रखना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने स्कूल रखा है, उसके साथ में हमने टू का यूज़ किया है। फाइन,
तो चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम और बड़ा करते हैं, कुछ और शब्दों को इसमें ऐड करके देखते हैं। फाइन, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल सेम है, राइट। मैं जाता हूँ, वर्ब एक स्टेप और शिफ्ट हो गई पीछे, तो स्कूल पहले जो शब्द ऐड हुआ था, अब उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड रोज और आ गया है, राइट। तो वहीं अगर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो कि हम स्टार्टिंग में समझ चुके हैं इसको कि सब्जेक्ट और वर्ब ये अभी भी दोनों एक साथ हैं, कोई चेंज नहीं है। तो आई गो टू स्कूल ये बेसिकली पूरा सेंटेंस जैसा था वैसे ही आ गया। तो यहाँ पर एक जो नया वर्ड बीच में ऐड हुआ था उसी को हमने यहाँ पर लास्ट में प्लेस कर दिया। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं और फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। फाइन, मैं रोज़ सुबह स्कूल जाता हूँ। अब ये एक सेंटेंस और हमने बनाया, ये सेंटेंस बेसिकली वही है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आप ऊपर सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड को हमने और ऐड किया है जो कि है सुबह, राइट। तो फिर से ये वर्ब शिफ्ट हो गई, तो मैं रोज़ सुबह स्कूल जाता हूँ। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तो ऊपर जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली, राइट। तो यहाँ पर आई गो टू स्कूल डेली ये सेंटेंस जैसा है वैसे ही है। तो यहाँ पर जो सुबह है, इधर अगर हमने इसको एज अ मॉर्निंग प्लेस किया तो इसके पहले ये प्रपोजिशन और आर्टिकल का यूज़ हुआ है इन द मॉर्निंग। जब भी अगर हम मॉर्निंग, इवनिंग, नून जो कि पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो इन द मॉर्निंग, इन द नून और इन द नाइट या फिर इन द इवनिंग हम इसमें जोड़ते हैं, राइट। तो इन द का यूज़ यहाँ पर होगा सुबह, शाम, दोपहर की जहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसीलिए मॉर्निंग के साथ में हमने यहाँ पर इन द का यूज़ किया है, राइट। तो सेंटेंस हमारा बना आई गो टू स्कूल डेली, जो कि ऊपर भी सेम था। यहाँ पर सुबह के लिए हमने जब मॉर्निंग यहाँ जोड़ा तो इसके साथ में हमने इन और द का यूज़ किया। फाइन, तो इस सेंटेंस को जैसे कि हमने नए नए शब्द इसमें जोड़े और इस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेट किया। चलिए इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करके देखते हैं और फिर ये देखेंगे क्या हम इसे बना पा रहे हैं या फिर नहीं। फाइन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक वर्ड फिर से हमने इसमें ऐड किया हुआ है, अकेला। फाइन, ये एक एडवर्ब है इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अकेला। तो मैं रोज़ सुबह स्कूल जाता हूँ, ये ऊपर वाला सेंटेंस था, अभी भी सेंटेंस वही है, एक वर्ड अकेला यूज़ हुआ है। तो वहीं अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में वो सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेट हुआ है, नथिंग इज़ न्यू इन दैट, कि जो अकेला वर्ड यूज़ हुआ है उसको सेंटेंस के हम पीछे रख देंगे। फाइन, ओके, एज यू कैन सी आई गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, ऊपर वाला सेंटेंस जस्ट हमने रिपीट कर दिया है। यहाँ पर एक वर्ड आया था अकेला, तो उसको हमने सेंटेंस के लास्ट में रख दिया अलोन करके। इसमें एक स्टेप हम और आगे बढ़ाते हैं और इसको एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे। फाइन, ओके, मैं रोज़ सुबह अकेला साइकिल से स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक नया वर्ड देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं साइकिल, जो कि ब्लैक टेक्स्ट है, साइकिल ये नया वर्ड है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे इस जगह पर तो सेंटेंस हमारा वही रहेगा, अलोन के बाद में साइकिल को हमें जोड़ देना है। तो हम किस तरीके से इसको जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। फाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस आई गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग अलोन, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस पूरा रिपीटेड सेंटेंस है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ था साइकिल, तो यहाँ पर साइकिल के लिए हमने बेसिकली ये जो बाय है, बाय गलत है, यहाँ पर साइकिल के लिए ऑन का यूज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी अगर हम पैदल आने की बात करें, ऑन फुट या फिर ऑन बाइसिकल, फाइन, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। और जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे होते हैं उन सभी में हमको बाय का यूज़ करना है, जैसे कि बाय बाइक, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। तो इन सभी के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। जब हम पैदल आने की बात करते हैं या फिर हम साइकिल से आने की बात करते हैं तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो बाय मिस्टेक यहाँ पर जो बाय लिख गया था उसके लिए हमें यहाँ पर ऑन का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन को अगर हम देखें और इसको समझें तो सेंटेंस के लास्ट में शब्दों का जुड़ना इंग्लिश में, वहीं हिंदी की हम बात करें तो बनावट जो सेंटेंस की है, जो नए शब्द जुड़ते हैं उसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जोड़ा जाता है। इंग्लिश में वही जो न्यू वर्ड्स हैं उसको हम लास्ट में रख देते हैं।
तो यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर हमें इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हिंदी से ट्रांसलेट करना है तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, हमें उस सेंटेंस में, सेंटेंस आपका कितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो, अगर वो 4 लाइन का सेंटेंस है या फिर 4 शब्दों का सेंटेंस है, हमें हमेशा यहाँ पर दो चीज़ पहले देखनी है कि सेंटेंस में जो करता है, मतलब जो डूअर है, मतलब जो सब्जेक्ट है, वो कौन है और वो काम क्या कर रहा है। ये दो चीज़ें जब हम देख लेते हैं तो इसको हमें एक साथ में ही रखना है, उसके बाद में सारे शब्दों को हम रख पाते हैं। अब यहाँ पर एक बेनिफिट हमें ये होगा कि अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को एक साथ में रख पाते हैं ढूंढ कर सेंटेंस में, राइट, और पीछे हम जो भी शब्द उसमें जोड़ते हैं उसमें थोड़ा बहुत मिसप्लेस भी अगर होता है और उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है, तो एटलीस्ट हम लोगों से कन्वर्सेशन तो कर ही पाएंगे, अपनी बात को अच्छे से समझा पाएंगे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर जो हम समझाना चाहते हैं वो थोड़ा सा हमें मुश्किल होगा समझाना। फाइन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे। फाइन, स्टोरी कंस्ट्रक्शन। इससे पहले हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर हम किसी स्टोरी को बनाते हैं या फिर किसी स्टोरी को हम ट्रांसलेट करते हैं, उसमें ज़्यादातर स्टोरी बाय एंड लार्ज हम देखेंगे तो वो स्टोरी की जो लैंग्वेज होती है वो हमें पास्ट में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब हम पास्ट की बात करें तो पास्ट की ग्रामर में काफ़ी तरह से ग्रामर के यूजेस होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि अभी सिंप्लीफाई करके बात करनी है और सिंपल तरीके से हम सेंटेंस को बना पाएँ, क्योंकि पास्ट ऑलरेडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सेकंड फॉर्म भी आता है, फर्स्ट फॉर्म भी आता है, थर्ड फॉर्म भी, आईएनजी, मतलब इसमें चारों फॉर्म हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें दो तरीके से सेंटेंस को बनाना है। अगर हम पास्ट का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वो सेंटेंस केवल दो तरीके से बनाना है, बस यही हमें दो ग्रामर के फॉर्मेशन याद रखने हैं, हमारे सारे सेंटेंस आराम से बन जाएंगे, राइट। तो बात करते हैं पास्ट की। जैसे कि स्टोरी राइटिंग में पास्ट की ग्रामर ज़्यादा यूज़ होती है, तो पास्ट को पहले समझ लें। पास्ट एक समय होता है, इसका मतलब होता है बीता हुआ समय, राइट, पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं। फाइन, जो समय निकल गया, जो पहले था, राइट, वो सब कुछ पास्ट है। तो पास्ट में अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस होगा वो दो तरीके से बनेगा। तो पहला तरीका है हमारे पास में सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है और जो भी वर्ब आएगा वो सेकंड फॉर्म। रिमेंबर दैट, हमेशा जो हमें याद रखना है कि पास्ट में अगर हम कोई भी बात करते हैं तो वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, मतलब जो सेकंड फॉर्म बनाया गया है वो केवल पास्ट के लिए ही बना हुआ है। फाइन, ओके। तो दूसरे तरीके की हम बात करें तो दूसरा तरीका हमारे पास में सब्जेक्ट और इसके बाद में वॉज वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बेसिकली आईएनजी फॉर्म हमारा फोर्थ फॉर्म होता है, वॉज वर के साथ में हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेस करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये दो तरीके हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब हमें ये याद रखना है कि कोई भी काम अगर पास्ट में हुआ उसको हमें दो तरीके से कैटेगराइज करना है। नंबर वन, हम इसकी बात करें इस वाले फॉर्मूले की, तो इसमें सारे वो सेंटेंसेस आएंगे जिनका हिंदी में जो सेंस निकलेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा, जैसे कि किसी भी काम को किया, किसी भी काम को किया था, किसी भी काम को करते थे, किसी भी काम को किया करते थे, या फिर कोई भी काम हुआ। सेंटेंस को बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन उसको लिखने का तरीका एक ही होगा, राइट। वहीं अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रहा है वॉज वर के साथ में। तो जहाँ पर भी अगर इज़एमआर वॉज वर या फिर बी के साथ में कोई भी वर्ब आईएनजी के साथ में आता है तो वहाँ पर हमें किसी भी काम की कंटिन्यूटी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर पास्ट में किसी भी काम के लगातार चल रहे होने की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम वॉज वर के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो मोटी मोटी बात हम यहाँ पर ये समझ लें कि अगर पास्ट में किसी भी काम के चल रहे होने की जब हम बात करेंगे, कोई भी काम लगातार चल रहा होगा या फिर हो रहा होगा, पास्ट रनिंग लाइफ की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें वॉज वर के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। अगर सेंटेंस इसका नहीं होगा, पास्ट में कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो डेफिनेटली उस सेंटेंस को हमें हमेशा सेकंड फॉर्म से बनाना है। तो पास्ट में हमें दो तरीके से सेंटेंस बनाने, या तो कोई काम चल रहा होगा, जब चल रहा होगा तो वॉज वर, अगर ये नहीं होगा, राइट, तो उस सेंटेंस को ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट हमें सेकंड फॉर्म में बनाना है। फाइन, तो इतनी
बात हमारे समझ में आई। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक स्टोरी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरीके से उसके सेंटेंस को जो कि हिंदी में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। फाइन, ओके। सो स्टोरी कंस्ट्रक्शन, ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी का एक पैराग्राफ है, पूरी स्टोरी नहीं है, एक पैराग्राफ है, हम इसी को ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो ये स्टोरी में कुछ भी मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, ये स्टोरी जैसी थी इसको वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर रखा है, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमने पीछे सीखा उसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करके इस स्टोरी को पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। ढोलू भोलू दो भाई थे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है, चलिए वो देख लेते हैं पहले। अगर हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस में दो तरह की बातें होंगी। या तो सेंटेंस में किसी काम को करने की बात होगी, अगर वो काम को करने की बात नहीं हो रही है उस सेंटेंस में तो वहाँ पर किसी नाम की बात हो रही होगी। मतलब सेंटेंस को या तो हम काम के बेस पर बनाएंगे या फिर नाम के बेस पर बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो ये सेंटेंस है, राइट। वहीं अगर हम बात करें आई एम अ टीचर, फाइन। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं आई एम दोनों में सेम है, यहाँ पर टीचिंग की बात हो रही है, यहाँ पर टीचर की बात हो रही है। तो टीचिंग बेसिकली एक वर्ब है जो कि हमें किसी काम को होने की जानकारी दे रहा है। लेकिन अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर हमें नाउन के बारे में बता रहा है, राइट। तो जब भी अगर हम नाम की बात करेंगे या फिर काम की बात करेंगे तो ये दो तरीके होंगे सेंटेंस को बनाने के। या तो कोई काम हो रहा होगा, अगर कोई काम नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पर किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का हम जिक्र करेंगे, राइट। तो ये तरीका है हमारे सेंटेंस को बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट स्टोरी के बारे में। फाइन, ढोलू भोलू दो भाई थे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी काम इस सेंटेंस में नहीं हो रहा है। अब जब काम नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें फिर भी देखना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। तो ढोलू और भोलू ये दो हैं, तो ढोलू भोलू इसको हम ढोलू एंड भोलू करके रख सकते हैं। दो भाई थे, राइट। तो ढोलू भोलू दो भाई थे। अब क्योंकि ये दो की बात हो रही है, पास्ट में है ये सेंटेंस, तो वहाँ पर हमें वॉज वर्ड का यूज़ करना है। तो वॉज आता है सिंगुलर के साथ में, तो यहाँ पर हमें वर्ड का यूज़ करना है। तो ढोलू एंड भोलू वर टू ब्रदर्स। तो इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। फाइन, जैसे कि आप देख सकते हो ढोलू एंड मोलू, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक भोलू की जगह पर मोलू लग गया है गलती से। चलिए इसको हम मोलू के थ्रू ही समझेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों खूब खेलते। फाइन, दोनों दोनों खूब खेलते। अब दोनों खूब खेलते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो दोनों के लिए ढोलू मोलू को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम दे का यूज़ कर लें, या फिर अगर हमें दे का यूज़ नहीं करना तो हम यहाँ पर दोनों के लिए एक वर्ड बोथ का भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन, और यहाँ पर बोथ हमें सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें देखना है इसमें वर्ब कौन सा है। तो खेलते, खेलना मतलब प्ले, पास्ट में इसको ले जाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगेगा तो प्लेड हो जाएगा। तो दोनों खेलते, तो बोथ प्लेड। अब खूब मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए हम एक वर्ड लगा देते हैं अलॉट, राइट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, बोथ प्लेड अलॉट, राइट। बोथ हो गया सब्जेक्ट, प्लेड हो गया वर्ब, और खूब के लिए आ गया अलॉट, राइट। आगे देखें इस सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर ये सेंटेंस नया नहीं है, एक्चुअली ये जो सेंटेंस था दोनों खूब खेलते, इसी को आगे कंटिन्यू किया गया है, राइट। पढ़ाई करते और कभी कभी लड़ाई भी करते थे। अब यहाँ पर दो वर्ब हमारे पास में है, एक तो पढ़ाई करना और दूसरा वर्ब है हमारे पास में, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं लड़ाई करना। तो पढ़ाई करना, लड़ाई करना, ये दोनों ही काम है, इन दोनों का सब्जेक्ट एक ही है दोनों, राइट। तो फिर हमें यहाँ पर अलॉट के बाद में दूसरा सब्जेक्ट को रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है बोथ। अब केवल हमें यहाँ पर वर्ब्स को ऐड करना है। फाइन, तो वर्ब को अगर हम ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, बोथ प्लेड अलॉट, यहाँ तक हमने बना लिया। तो
पढ़ाई करने को हम बोलते हैं स्टडी। स्टडी को जब हम पास में ले जाएंगे, सेकंड फॉर्म इसमें लगाएंगे तो स्टडीड हो जाएगा। तो बोथ प्लेड अलॉट, फिर यहाँ हम लिख देंगे स्टडीड, और की जगह पर हम यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे। कभी कभी इसको हम बाद में जोड़ेंगे, पहले हम वर्ब को जोड़ लेते हैं, राइट। लड़ाई करते, अब लड़ाई करने को हम बोलते हैं फाइट। तो फाइट का सेकंड फॉर्म, जब हम इसका सेकंड फॉर्म करेंगे इसको, तो फाइट का सेकंड फॉर्म होता है फॉट, राइट। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से होगा, पढ़ाई करते और कभी कभी लड़ाई भी करते। तो पढ़ाई करते स्टडीड एंड फॉट, कभी कभी के लिए वर्ड आ जाएगा सम टाइम। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कंप्लीट, स्टडीड एंड फॉट समटाइम्स। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना, बोथ प्लेड अलॉट, स्टडीड एंड फॉट समटाइम्स। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी लड़ाई भी करते। तो इसको हमने इस तरीके से ट्रांसलेट किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। अब एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे, ये पूरा सेंटेंस है, राइट। तो पहले हमें देखना है इसका सब्जेक्ट कौन सा है। कौन खेल रहा था? दोनों खेल रहे थे, राइट। और काम क्या हो रहा था? खेलने का। अब क्योंकि पास्ट में हमें, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पास्ट में यहाँ कोई काम हो रहा था, काम चल रहा था, पास्ट में काम चल रहा था, मतलब यहाँ पर हम वॉज वर से बात करेंगे। फाइन, वॉज वर। तो दोनों, अब दोनों को हम यहाँ पर या तो बोथ रख दें, राइट, या फिर हम यहाँ पर उसको दे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, तो दे, अब तो दे के साथ में हम वॉज का यूज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि वॉज एक सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पर हमें दे के साथ में वर का यूज़ करना है, तो दे वर। अब इसके बाद में हमें बात करनी है मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब है हमारे पास में खेलना, तो खेलने को हम बोलते हैं प्ले। तो वर के बाद में जब हम प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। फाइन, तो दे वर प्लेइंग, राइट। एक दिन के लिए हम सेंटेंस को स्टार्टिंग में रख देंगे, वन डे दे वर प्लेइंग। घर के पीछे, तो घर के पीछे उसको हम बोलते हैं बैक ऑफ द होम, राइट। बैक साइड ऑफ द होम भी बोल सकते हैं, या फिर बैक ऑफ द होम भी बोल सकते हैं। तो पीछे के लिए होता है बैक, घर के पीछे बैक ऑफ द होम। फाइन, तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, वन डे दे वर प्लेइंग, या फिर बोथ वर प्लेइंग बैक ऑफ द होम। ओके, तो इसको देखें, तो सेंटेंस है हमारा, वन डे दे वर प्लेइंग बैक ऑफ द होम। उनके घर के पीछे खेल रहे थे, यहाँ पर दा की जगह पर हमने देयर का यूज़ किया है। उनका घर तो देयर होम, मेरा घर तो माय होम, आपका घर तो योर होम। तो वैसे यहाँ पर बात हो रही है उनके घर के पीछे खेल रहे थे, तो यहाँ पर हमने देयर होम की बात की है। फाइन, तो चलिए आगे लेकर चलते हैं हमारे डिस्कशन को और देखते हैं। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये सेंटेंस को अगर हम देखें, ये सेंटेंस बड़ा सेंटेंस है, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, हम उसी को फॉलो करते हुए सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जब कोई काम नहीं हो रहा होता है तो एक्चुअल में वहाँ पर हम सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, नाउन की बात करते हैं, राइट। तो वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं किटन्स। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे देयर से, THERE। तो सेंटेंस बनेगा देयर वर। फाइन, कितने बच्चे थे? दो बिल्ली के बच्चे थे। देयर वर टू किटन्स, देयर वर टू किटन्स। कहाँ पर थे? रूम में। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, तो देयर वर टू किटन्स इन द रूम। फाइन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों की माँ कहीं गई हुई थी। अब जैसे कि यहाँ पर बच्चों की माँ, तो चिल्ड्रंस मदर, हमें इस वर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चों की माँ की बात करें तो वो बच्चे थे किटन्स, मतलब बिल्ली के बच्चे, तो उनकी माँ होगी बिल्ली। तो यहाँ पर बच्चों की माँ की जगह पर हमें यहाँ पर एक ही वर्ड का यूज़ करना है, वो है कैट, राइट। तो बच्चों की माँ मतलब बिल्ली कहीं गई हुई थी। कहीं गई हुई थी, जाने को बोलते हैं गो। गो को पास में अगर हम ले जाएंगे तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। तो कैट वेंट, तो बिल्ली गई हुई थी, कैट वेंट। अब कहीं गई थी, कहीं गई हुई थी, उसके लिए हम लगाएंगे समवेयर, राइट। तो कैट वेंट समवेयर। तो हमारा सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया, कैट वेंट समवेयर। फाइन, दोनों बच्चे अकेले थे।
अब दोनों बच्चे अकेले थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, राइट। तो दोनों बच्चे अकेले थे, यहाँ पर किसी नाउन की बात हो रही है, तो दोनों बच्चे, तो बोथ किटन्स, या फिर हमें बोथ का यूज़ नहीं भी करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम किटन्स की बात कर देंगे, जो कि एक प्लुरैलिटी को शो करा रहा है। तो किटन्स, अब किटन्स के साथ में हमें यूज़ करना है वर का, क्योंकि वर्स का यूज़ हम नहीं कर सकते, दो की बात है तो दो के लिए हम प्लूरल वर्ड वर का यूज़ करेंगे। तो किटन्स वर, अकेले थे, अकेले के लिए वर्ड होता है अलोन, तो किटन्स वर अलोन, फाइन। तो सेंटेंस हमारा उन्हें भूख लगी हुई थी। अब उन्हें भूख लगी हुई थी थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसको हम सिंप्लीफाई तरीके से अगर बनाते हैं तो वो भूखे थे, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब वो भूखे थे तो वो के लिए हम दे लगाएंगे, राइट, क्योंकि दो हैं इसलिए हम यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे, तो दे। अब भूखे थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगेन हमें दे के साथ में वर का यूज़ करना है, तो दे वर। अब भूखे के लिए वर्ड होता है हंग्री, तो दे वर हंग्री, तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, दे वर हंग्री, फाइन। इसलिए खूब रो रहे थे, अब इसलिए के लिए वर्ड होता है देयरफॉर, राइट। खूब रो रहे थे, अब कौन रो रहा था, वो रो रहे थे, देयरफॉर दे वर क्राइंग, फाइन। तो वो रो रहे थे, तो वो के लिए अगेन दे, और दे के साथ में वर। अब रोना काम हो गया, वर्ब हो गया, तो रोने को हम बोलते हैं क्राई, तो दे वर क्राइंग, पास में काम हो रहा था तो दे वर क्राइंग, तो देयरफॉर दे वर क्राइंग, ये सेंटेंस हमारा बना, देयरफॉर दे वर क्राइंग, फाइन। आगे पढ़े, ढोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनी, राइट। तो ढोलू और मोलू हमारा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ ढोलू मोलू। अब आवाज़ को सुनना, अब आवाज़ को सुनना, इसके लिए हम वर्ड लगाएंगे हियर, तो हियर को हियर लगा सकते हैं, या फिर हम लिसन भी लगा सकते हैं, दोनों को जब हम पास में ले जाएंगे तो लिसन का हो जाएगा लिसनड और हियर का हो जाएगा हर्ड, राइट। तो ढोलू मोलू, अब इनका काम क्या है, आवाज़ को सुनना, तो ढोलू एंड मोलू हर्ड, क्या सुना, बच्चों की आवाज़ सुनी। अब यहाँ पर हमें नॉइस या फिर वॉइस इन शब्दों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मिनिमम वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमें शब्दों को बनाना है, फाइन। तो ढोलू एंड मोलू हर्ड, किसकी आवाज़, बच्चों की आवाज़, तो यहाँ पर हम किटन्स को ही रख देंगे, तो ढोलू एंड मोलू हर्ड किटन्स, राइट। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ढोलू एंड मोलू हर्ड किटन्स। आगे बढ़ते हैं, और अपने दादाजी को बुलाकर लाए। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, और के लिए यहाँ पर हम एंड रख देंगे, राइट। अपने दादाजी को बुलाकर लाए। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब तो यहाँ किसी काम को लगातार नहीं किया जा रहा था, तो इधर हमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, अपने दादाजी को बुलाकर लाए। तो बुलाकर लाए ये हमारा वर्ब है, राइट। तो बुलाने को हम बोलते हैं कॉल, कॉल को जो हम पास में ले जाएंगे तो कॉल का सेकेंड फॉर्म पास्ट में लगकर ये बनेगा कॉल्ड। तो एंड कॉल्ड किसको, देयर ग्रैंडफादर, राइट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा एंड कॉल्ड देयर ग्रैंडफादर। तो सेंटेंस हमारा पूरा बनेगा, ढोलू एंड मोलू हर्ड किटन्स एंड कॉल्ड देयर ग्रैंडफादर, फाइन। एज यू कैन सी, एंड कॉल्ड देयर ग्रैंडफादर। तो ये था हमारा एक छोटे से पैराग्राफ का ट्रांसलेशन, जिसमें आपने देखा कि जो डिस्कशन हमने पहले किया था कि सेंटेंस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला कि हमें लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में फिर उसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका, पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद में उसकी वर्ब, और जो भी वर्ड्स आ रहे हैं पीछे फिर हमको उनको प्लेस करना है। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जिसके थ्रू हम स्टोरी को या फिर टॉपिक को या फिर हम किसी भी पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, दे मे ऑल्सो लर्न विद यू। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, और आपका कोई भी सजेशन हो तो भी कमेंट करें। So for now, this brings me to end of the session over here. I'll be right back with some more useful lesson. Till then, take care of yourself. Bye bye.